Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 6th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 6 दिसंबर 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है दियोसाई प्लेन्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 1995 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बात करता है कि स्कल्पचर के बारे में। डेफिनेटली आपने काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी बार जिक्र होता है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक पिक्चर टेलीग्राम पर शेयर किया था और मैंने वापस से आज भी शेयर कर दिया है, उसको भी जाकर एक बार आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली जो नटराज का स्कल्पचर हम लोग को देखने को मिलता है ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ठीक है। अब जो ये स्कल्पचर है ये हिंदू गॉड शिव जी को डेडिकेट किया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो ये स्कल्पचर है बेसिकली इसके अंदर कितने हाथ हैं, कितने हैंड्स हैं। ऑप्शन ए बोलता है 8, ऑप्शन बी बोलता है 6, ऑप्शन सी बोलता है 4, ऑप्शन डी बोलता है 2। तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो सर्च करना, आपके पास एक पिक्चर सामने आएगा और उसके अंदर उसको अच्छे से स्टडी करने के बाद इसका करेक्ट आंसर नीचे टाइप करना है। देखो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है, आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि इसके रिगार्डिंग फिर से एक ना एक क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाए। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको एक बार चेक कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। और हुआ क्या है, नागालैंड के अंदर एक वायलेंस सा क्रिएट होता हुआ नजर आया। सैटरडे की शाम को यहाँ पर कुछ इंसिडेंट क्रिएट हुआ है। वो इंसिडेंट क्या हुआ कि आर्मी के पास वहाँ पर आप कह सकते हो एक गलत सी इन्फॉर्मेशन आई है और उसकी वजह से आर्मी ने वहाँ पर फायरिंग करी और उस फायरिंग में लगभग 15 सिविलियंस की जान गई है, ऐसा हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है। ये जो पूरा आर्मी ऑपरेशन चलाया गया ये नागालैंड का जो मोन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चलाया गया है। सैटरडे इवनिंग में ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली हैं। आर्मी के पास कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी और उनको लग रहा था कि इंसर्जेंसी होने वाली है। उस बेसिस पर यहाँ पर क्या हुआ, ये फायरिंग की गई और इस फायरिंग में बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लगातार आ रही है। ये आप लोग देख पाओगे इस आर्टिकल के अंदर। देन उसके बाद अभी इन सब चीज़ों को देखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट है और आर्मी है इन्होंने मिलकर ऑर्डर दे दिया है कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होगा और साथ ही साथ जो हमारे आर्मी है इन्होंने एक तरीके से एडमिट भी किया है कि बिल्कुल ये एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और इसको लेकर एक रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, एक गलती सी हम लोग को देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सारा इंसिडेंट नागालैंड का जो एक तरीके से विलेज ऑफ ओटिंग वाला एरिया है वहाँ पर देखने को मिला। इस मैप में आप लोग देख पाओगे ये इंडिया का मैप है, इधर आपको नागालैंड वाला एरिया इधर साइड में देखने को मिलेगा। ये नागालैंड का मैप हो गया। इधर ऊपर की साइड ये जो ओटिंग विलेज मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ओटिंग विलेज है, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये मोन डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर ये ओटिंग विलेज है, यहीं पर ये इंसिडेंट क्रिएट हुआ है। तो उसी के बेसिस पर ये आर्टिकल कल से ही बहुत सारे लगातार पब्लिश हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, लोग काफ़ी नाराज़ हुए। अब लोग नाराज़ हुए तो लोगों ने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने के साथ साथ आप देख पाओगे यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रही है इसके अंदर 2 व्हीकल्स है जिनके अंदर आग लगी हुई है। इन व्हीकल्स को भी जलाई है। ये व्हीकल्स बिलोंग करते हैं सिक्योरिटी पर्सनल को, तो सिक्योरिटी पर्सनल के व्हीकल्स हैं जिनको यहाँ पर जलाया गया। तो इस प्रकार का इंसिडेंट देखने को मिला और बहुत सारे लोग लगातार यहाँ पर एक तरीके से गुस्सा नज़र आ रहे हैं और असम राइफल्स के ऊपर इन्होंने यहाँ पर जो इनके कैंप वगैरह हैं वहाँ पर अटैक किया और उन कैंप को काफ़ी तोड़ा फोड़ा भी है। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर नजर आई।
देन उसके बाद क्या हुआ, आज के टाइम पर नागालैंड की सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए और अभी यहाँ पर सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को लागू कर दिया है। और मतलब कि अभी यहाँ पर जो सरकार है वहाँ की बिल्कुल ये चाह रही है कि इंटरनेट डेटा सर्विस बल्क एसएमएस इन सबको अभी के लिए रोक दिया जाए और इनको सस्पेंड भी किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ताकि यहाँ पर कोई ऐसी फेक न्यूज़ वगैरह ना फैले। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि एग्जैक्टली यहाँ पर नागालैंड के अंदर क्या देखने को मिला, जो कि यहाँ पर इस द हिंदू के आर्टिकल ने हम लोग को समझाया। देन उसके बाद अब यहाँ पर इस आर्टिकल में डेफिनेटली नागालैंड के बारे में चर्चा हो रही है, तो नागालैंड के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमें जानने के लिए और डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसा डेली बेसिस पर देता हूँ, बस खाली इसको नोट डाउन करते हुए चलना जहाँ पर भी आप लोग नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो। अगर हम नागालैंड की बात करें, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो सबसे पहली बात नागालैंड देखो यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद जो नागा टेरिटरी है वो शुरुआत में यहाँ पर असम का ही पार्ट हुआ कर दी थी, लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट निकल कर आए और उन्होंने डिमांड करी कि हमें नागालैंड एक अलग से स्टेट चाहिए, एक अलग से हम लोग को एक जगह चाहिए नागालैंड। ठीक है, इस प्रकार की डिमांड उठने लगी। तो इस बेसिस पर ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते होता क्या है, 1960 में यहाँ पर कोशिश की जाती है कि हम लोग इन जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको रिजॉल्व कर सकें और उसके बाद नागालैंड को एक स्टेट बनाया जाता है। कब? तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड को स्टेटहुड मिलता है 1963 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है 1963 के अंदर नागालैंड को अपना स्टेटहुड डे मिलता है। फिर उसके बाद अगले साल 1964 में यहाँ पर इनके पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नागालैंड की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो मैं आपको इसको मैप में दिखाता हूँ। तो यह है हमारा महान भारत और इसमें आप लोग चलोगे इधर की साइड पर तो इधर दिखाओगे जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पर आप देख पाओगे। इधर मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, इधर आपको ये देखने को मिलेगा नागालैंड। ठीक है, ये नागालैंड हो गया और इसके आसपास की जो ज्योग्राफिकल एरिया बेसिकली यहाँ पर बताया गया कि इसके आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि इससे बॉर्डर को शेयर करते हैं। इधर आपको असम देखने को मिलेगा, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नीचे मणिपुर है, इधर म्यांमार है। तो आप लोग देख पाओगे अलग अलग एक कंट्री से और प्लस अलग अलग स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं जो कि मैंने अभी आप लोग को समझाया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जंगल पाए जाते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानवर भी पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पर जो बांस होता है ना, बैम्बू, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जानवर की बात करें तो जानवर में एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड, इन सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपको मैंने टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाया है। इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस वजह से मैं आप लोगों को सीधे सीधे बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे। ये दोनों ही लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है, तो यहाँ पर उसका नाम है मिथुन, गयाल भी इसको बोला जाता है। तो ये नागालैंड का स्टेट एनिमल है। नागालैंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का भी यहाँ पर यही स्टेट एनिमल है, इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर नागालैंड की एक स्टेट बर्ड भी है और उसका नाम है ब्लिट्स ट्रैगोपन। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको आइडिया रखना है। प्लस नागालैंड के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं और वो ट्राइब्स कौन कौन सी हैं ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। जो यहाँ की जो ये कोनियक्स है, ये सबसे बड़ी ट्राइब यहाँ पर रहती है, कोनियक्स। उसके बाद आउस और तंकुल्स, सेमास, उसके बाद यहाँ पर अंगमीज, रेंगमास और भी बहुत सारी आपको ट्राइब्स ये देखने को मिल रही है। ये सारी ट्राइबल पीपल नागालैंड से बिलोंग करती है। अब यहाँ पर इनकी इकॉनमी किसके ऊपर चलती है, कैसा पैसा जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से यहाँ पर पैसा को जनरेट किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे कि राइस हो गया या कॉर्न जिसको हम लोग मक्का बोलते हैं, या फिर स्मॉल मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर, शुगर केन, पोटैटो, टोबैको, ये सारे प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं। इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर पैसे को जनरेट किया जाता है। उसके बाद आज के टाइम पर नागालैंड के अंदर बहुत सारे पार्क और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि प्रोटेक्टेड के एरिया में आती है, तो इनको हमने प्रोटेक्शन दे रखी है। तो खाली आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर सबसे पहली बात नागालैंड के अंदर आता है इंतंकी नेशनल पार्क, दूसरा यहाँ पर आता है सिंगपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा आप देख पाओगे यहाँ पर है पुली बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद नेक्स्ट है फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये यहाँ पर कुछ एरियाज हैं जो कि प्रोटेक्शन के अंडर में आते हैं, या भी आपको ध्यान रखना है। प्लस नागालैंड के अंदर एक मेजर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ध्यान रखना क्या नाम है उसका, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल को हम लोग 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हर साल सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर आप कह सकते हो नागालैंड इसको सेलिब्रेशन करता है। और इसी फेस्टिवल के दौरान ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है, आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी क्या है 6 दिसंबर है और 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में ये पूरी फेस्टिवल को सेलिब्रेशन किया जाता है।
उसके बाद ये फेस्टिवल ज़्यादा पुराना नहीं है, नया सही है, मतलब साल 2000 के आसपास यहाँ पर इसको लाया गया था, तो इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि मैंने आपको बताया नागालैंड को जो स्टेटहुड है बेसिकली यहाँ पर वो 1963 में प्रोवाइड करवाया गया। नागालैंड को स्टेट बनाया गया 1963 में, लेकिन कब? 1 दिसंबर को। तो अभी यहाँ पर 1 दिसंबर निकली है, तो बिल्कुल अभी 1 दिसंबर को नागालैंड को यहाँ पर 59th नागालैंड ने अपना 59th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है, तो इसके बारे में भी आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। अब यहाँ पर यह हुआ आर्टिकल कंप्लीट, हमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला आर्टिकल, छोटे छोटे आर्टिकल है भाई। यहाँ पर सबसे पहले अगेन ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा की गई है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट है, काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। आज के टाइम पर लगातार भारत के अंदर केसेस निकले हैं और आप देख पाओगे दिल्ली के अंदर भी पहला केस निकल कर आ चुका है। अभी हमने कल डिस्कस किया था, महाराष्ट्र में केस निकला, 2 कर्नाटका में निकले, अब उसके बाद दिल्ली के अंदर भी एक केस को रिपोर्ट कर लिया गया है, उसी को लेकर चर्चा की गई। तो ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप लोग इनको स्किप कर सकते हो। मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो ये अब कुछ खास नहीं है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा नहीं। उसके बाद एक नीचे आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल भी मैंने इसके बारे में समझाया था, लेकिन आज और अच्छे से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर चर्चा की गई है, ओडिशा के अंदर हमने देखा कि जो साइक्लोन है, खासकर जवड़ साइक्लोन है, वो देखने को मिला। ठीक है, अभी क्या है ना, बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है, फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी कि साइक्लोन काफ़ी हार्ड होगा, तो उस प्रकार का नहीं देखने को मिला है। साइक्लोन काफ़ी कमज़ोर होता हुआ नज़र आया है, ऐसा बताया गया। प्लस जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया है। और ऑरेंज अलर्ट कहाँ कहाँ पर जारी किया गया, तो आप देख पाओगे बहुत सारी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसी राज्य के अंदर, जैसे कि पुरी और खोर्दा, कटक, ये सारे यहाँ पर आपको एरिया देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ऑरेंज अलर्ट क्या होता है ये भी आपको जानने को मिलेगा, डोंट वरी। पहले हम लोग बात करते हैं साइक्लोन जावद के बारे में। जो साइक्लोन जावद है, देखो इसका नाम ये किसने दिया है। देखो जावद ये जो नाम है बेसिकली ये अलग अलग कंट्रीज प्रोवाइड करवाती हैं, इसको जो नाम है वो सऊदी अरेबिया ने दिया है। इसका मतलब मर्सीफुल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अभी आपको 2-4 चीज़ें और समझनी होंगी। बेसिकली साइक्लोन्स होते क्या हैं ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन जब मैं बोल रहा हूँ तो इसके रिगार्डिंग आपको 2-4 बातें अच्छे से समझनी होंगी। जब ये यही साइक्लोन इंडिया की साइड पर आते हैं तो इसको हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं। ऐसे जो चक्रवात जब भारत की साइड पर आते हैं, अरेबियन सी में बनते हैं, बे ऑफ बंगाल में बनते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग चक्रवात ही बोलते हैं, साइक्लोन्स ही बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल यही सेम चीज़ जब इधर साउथ अमेरिका की साइड में आती है तो इसको हरिकेन बोला जाता है। और बिल्कुल यही सेम चीज़ जब इधर चाइना और जापान की साइड में आती है तो उसको टाइफून बोला जाता है। और यही सेम चीज़ जब ऑस्ट्रेलिया की साइड में आएगी, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर आपको इसको विली विलीज बोला जाता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देखो इसका रिगार्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था विली विलीज के बारे में, कि जो ऑस्ट्रेलिया की साइड में साइक्लोन्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको विली विलीज बोला जाता है। ओके, अब साइक्लोन बनते कैसे, तो आप लोग देख पाओगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस होता है। समुद्र के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह पर लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। वो लो प्रेशर एरिया कैसे जनरेट होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो यहाँ पर समुद्र है, गर्मी बढ़ रही है, क्या होगा, इससे यहाँ पर पानी गर्म होगा, इवापोरेशन होगा, यहाँ पर पानी गर्म होगा, पानी इवापोरेट होगा, ऊपर भाप निकलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर जैसे ही भाप निकलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर फिर वो ऊपर की साइड में क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, इस प्रकार से यहाँ पर वो बादल बनाएगा। एक बात और ध्यान रखना, जब ये गर्म हवा नीचे से उठ रही है, जब वार्म और मॉइस्ट एयर लगातार नीचे से गर्म हवा उठ रही है, जब गर्म हवा उठेगी तो इसके आसपास की जो ठंडी हवा होगी ना, वो कहाँ पर भागेगी, वो तुरंत यहाँ पर इस जगह को मतलब फिलअप करेगी। जब आप एक रूम के अंदर आप देख पाओगे ऐसे टेस्टिंग करना, यहाँ पर क्या है कि मान लो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर गर्म हवा रख रखी है। अब ये गर्म हवा जब यहाँ से उठेगी ऊपर की साइड, जब ये गर्म हवा उठेगी, जब गर्म हवा जो है हल्की हो जाती है, तब ये ऊपर की साइड उठेगी। जब ऊपर की साइड उठेगी ना, तो इसके आसपास की जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, तो ये जगह खाली हो चुकी है ना, तो इसको भरने के लिए ये ठंडी हवा काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जाएगी। तो क्या है, ये लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है इस प्रकार से, जहाँ पर जो ठंडी हवा है वो तुरंत यहाँ पर इस जगह को फिल करती है। तो इस प्रकार से हमें प्रोसेस चलता है। ऊपर यहाँ पर एक क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन इस प्रकार से हो गया, लो प्रेशर एरिया बन गया। अब ये लो प्रेशर एरिया, अब यहाँ पर जो इसके अंदर स्पिनिंग होती है, जो घूमता है, वो यहाँ पर इसका विंड इफेक्ट है। विंड इफेक्ट मैं आप लोगों को अभी डिटेल में समझाऊंगा। अभी यहाँ पर जैसे इसमें कोरलिस इफेक्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोरलिस इफेक्ट काफ़ी आगे की बात हो गई। अभी मैं आप लोगों को जनरली बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर साइक्लोन किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आप इतना समझ सकते हो कि विंड इफेक्ट की वजह से यहाँ पर हम लोग को स्पिनिंग देखने को मिलती है, इस प्रकार से गोल गोल घूमता है। और ये प्रोसेस, ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, और साइकिल जितनी देर चलेगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी, उतना यहाँ पे चक्रवात, ये जो साइक्लोन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हम लोग को देखता हुआ नजर आएगा, ठीक है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये साइक्लोन किस प्रकार से बढ़ता है। देन उसके बाद क्या हुआ, ये साइक्लोन की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज मतलब यहाँ पर कितने खतरनाक हैं उनको क्या बोला जाएगा, जो ज़्यादा खतरनाक होगा उसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है। जो कम खतरनाक होता है उनको डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बोला जाता है। अब इनकी कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो सबसे कम खतरनाक साइक्लोन होगा उसकी जो विंड स्पीड है वो लगभग 51 किलोमीटर पर आवर से भी कम होगी। जो उसका तूफान होगा, जो हवा होगी, वो 50 किलोमीटर पर आवर से भी कम स्पीड देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से जैसे जैसे यहाँ पर यह विंड की स्पीड बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से जो साइक्लोन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा और ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक होता हुआ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की, तो यहाँ पर जो विंड की स्पीड होती है वो 220 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। तो इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा तगड़ा तूफान ये देखने को मिलता है। आई होप आप लोग यहाँ पर इस साइक्लोन के बारे में चीज़ों को समझे होंगे। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी साइक्लोन्स हम लोग देखते हैं जो भी आते हैं इनको अलग अलग कंट्रीज मिलकर नाम देती हैं। तो किस प्रकार से साइक्लोन को नाम किया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, इसका क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। तो साल 2000 के अंदर एक ग्रुप ऑफ नेशन है जिसको WMA बोला जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब यहाँ पर ये आपस में कुछ कंट्रीज़ को लेकर आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स और म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। तो यहाँ पर ये कंट्रीज़ आती हैं और इन कंट्रीज़ ने स्टार्टिंग करी थी साइक्लोन्स को नेम देना। ठीक है, साइक्लोन को नाम देने की जो शुरुआत है वो इन्हीं कंट्रीज़ के साथ स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज के टाइम पर ये टोटल 13 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। 13 कंट्रीज़ मिलकर आपस में नाम देती हैं। 13 कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया है, 13 नाम दे रखे हैं, एक लिस्ट बना रखी है। 13 नाम देने के बाद काफ़ी सारे नाम हमारे पास इकट्ठे हुए, उसी नाम में से एक नाम उठा लिया जाता है जब भी कोई साइक्लोन आता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कंट्रीज़ साइक्लोन का नाम देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया ये जैसे कि पहले इसमें इतनी कंट्रीज़ हुआ करती थी, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। इसके बाद यहाँ पर इन्हीं के अंदर 2018 के अंदर 5 और कंट्रीज़ ऐड हो चुकी थी। कौन कौन सी? ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यहाँ पर येमेन। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पर नाम देती हैं। अभी किसने दिया है, जो ये जावद नाम है, ये सऊदी अरेबिया ने दिया है। ये भी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पर हम लोग साइक्लोन्स के नाम को अडॉप्ट करते हैं, जब भी किसी साइक्लोन के नाम को लेते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। जो नाम है वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं पर आपने किसी को टारगेट कर दिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नाम जो है बिल्कुल रूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल निर्दयता वाला नाम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा नाम होना चाहिए। और जो भी नाम होता है उसके पता है कितने लेटर्स होते हैं यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम जो है 8 लेटर तक का ये नाम देखने को मिलता है। तभी आपने देखा होगा साइक्लोन के जो जनरली नाम होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मतलब जब भी हमें गुलाब पड़ा, फानी पड़ा, अम्फान पड़ा, फिर उसके बाद ये जो इस प्रकार के साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं इनके नाम बहुत छोटे होते हैं। लगभग 8 लेटर्स तक यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम जो है नाम वो 8 लेटर्स तक का होता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है इन साइक्लोन्स के नाम को। उसके बाद इतने आसानी से यहाँ पर इनका प्रोनाउंसिएशन करवाना चाहिए, इस प्रकार से नाम रखना होता है। मतलब कि यहाँ पर कंट्रीज़ इस प्रकार से नाम रखें कि उनको आराम से लोग बोल पाएँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नाम हो कि कोई बोल ही नहीं पा रहा है। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं। अभी मैंने इस आर्टिकल में एक चीज़ और बताई है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है अभी बहुत सारे एरिया के अंदर। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा। तो ऑरेंज अलर्ट आखिरकार क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये IMD जारी करता है ऑरेंज अलर्ट। तो देखो, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये भारत का मौसम विभाग है, ये अलग अलग एक तरीके से कलर के यहाँ पर वार्निंग्स देता है। कब देता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये 4 कलर कोड देता है, मतलब 4 कलर की वार्निंग्स मिलते हैं। सबसे पहले ग्रीन मतलब आप कह सकते हो ऑल इज़ वेल, मतलब कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई एक तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर IMD ग्रीन अलर्ट जारी कर देता है। मान लो कहीं पर क्राइसिस क्रिएट हुए, कहीं पर कोई डिजास्टर आया है, अब यहाँ पर मान लो सब कुछ ठीक हो चुका है, तो क्या करेगा, IMD ग्रीन अलर्ट को जारी करेगा। उसी प्रकार से एक येलो अलर्ट होता है। येलो अलर्ट के अंदर बोला जाता है बी अवेयर, मतलब कुछ होने वाला है तो आप बिल्कुल अपने यहाँ पर जागरूक रहो बिल्कुल पूरी तरह से, और यहाँ पर आप कह सकते हो बिल्कुल तैयार रहो। उसके बाद यहाँ पर ऑरेंज, मतलब हाँ बिल्कुल ऑरेंज जो अलर्ट होता है इसका मतलब होता है बी प्रिपेयर। अब क्या है, बिल्कुल आपको तैयार होना है, आपको एक वार्निंग मिल चुकी है और वेदर कंडीशन काफ़ी बुरी हो चुकी है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी क्या है, आपको एक तरीके से बिल्कुल रेडी रहना है अपने स्टेप्स उठाने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट को बोलता है। उसके बाद लास्ट आता है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट के अंदर बोला जाता है टेक एक्शन, बिल्कुल अब यहाँ पर स्टेप उठाया जाए, डिजास्टर आ रहा है। तो यहाँ पर एट द लास्ट, बिल्कुल लास्ट टाइम पर यहाँ पर रेड अलर्ट को जारी किया जाता है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो जब कंडीशन बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो ये कुछ अलर्ट्स होते हैं 4 प्रकार के, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है।
नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो बोलते हैं हम लोग एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवा सकें, क्योंकि क्या होता है जो पाकिस्तान है वो बहुत सारे ड्रोन्स के माध्यम से कभी अटैक करता है, कभी निगरानी करता है हम लोगों की। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग उन ड्रोन्स को अटैक कर सकें, उन ड्रोन्स को टैकल कर सकें, उसलिए हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर ने थोड़ा सा जोर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अमित शाह जी ने बोला है कि इंडिजीनियसली मतलब हमारे कंट्री के थ्रू बनाई हुई एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसको जल्द ही अवेलेबल किया जाएगा, ताकि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का खतरा देखने को मिलता है वो ड्रोन के खतरे को हम लोग खत्म कर सकेंगे। ड्रोन क्या होता है आप लोग को मालूम है, उड़ने वाला आजकल के टाइम पर यहाँ पे शादियों में भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ड्रोन्स कैमरे से शूटिंग होती है, तो ड्रोन्स बेसिकली वही है। अब क्या है ना, यहाँ पर ये ड्रोन पाकिस्तान की साइड से बहुत सारे देखने को मिलते हैं। वो हमेशा इंडिया की टेरिटरी में कभी वेपन्स को सप्लाई कर देता है या फिर कभी निगरानी करता है। तो इस प्रकार से हमने कभी देखा अटैक होता है, रिसेंटली आपको मालूम होगा कुछ महीने पहले एक ड्रोन अटैक हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार के अटैक्स पाकिस्तान की साइड से देखने को मिलते रहते हैं। तो ड्रोन को टैकल करने के लिए भारत के पास कोई एक अल्टीमेट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखा जाएगा। उन ड्रोन्स को मात देने के लिए, उन ड्रोन्स को टैकल करने के लिए हम लोग एक अल्टीमेट टेक्नोलॉजी को लेकर आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमारे होम मिनिस्टर ने 56th रेजिंग डे परेड ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले दिन करी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये दिन बेसिकली यहाँ पर जो पूरा सेलिब्रेशन है, रेजिंग डे परेड है, इस पूरे सेलिब्रेशन को किया गया है पहली बार राजस्थान के अंदर, दिल्ली से बाहर हुआ है पहली बार। तो आपको इसके बारे में भी एक आइडिया रखना है। तो यहाँ पर इन्होंने यही इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो उरी टेरर अटैक हुआ उसके बाद यहाँ पर हमने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक देखने को मिली है, पुलवामा अटैक देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार को एक तरीके से यहाँ पर जागरूक करती है कि भाई सरकार को एक नेशनल सिक्योरिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और सरकार ने बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तरफ ध्यान दिया है। और अभी हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग अपने ड्रोन्स को मेंटेन करने की तरफ यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, जिससे कि हम लोग पाकिस्तान को टैकल कर पाएँ। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि पता है इस साल लगभग 67 के आसपास जो ड्रोन्स हैं वो देखे गए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी बार यहाँ पर पाकिस्तान कोशिश करता है कि ड्रोन्स के मामले से हम लोग को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पर एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रखा है टेलीग्राम पर, ये आप देख पाओगे। ये जो पिक्चर है ये मुझे मिल चुका था लगभग 2-2.5 महीने पहले, तो मैंने इसको यहाँ पर पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया अगस्त 13 की बात है, अगस्त 13 2019 में पुलिस ने एक ड्रोन को रिकवर किया था पंजाब की साइड पर। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये ड्रोन एक तरीके से एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन था, इसके अंदर बहुत सारे पंख आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का ये ड्रोन था, और यहाँ पर ये भी पाकिस्तान की साइड से था ऐसा बताया गया। उसके बाद सेप्टेम्बर 9 से लेकर सेप्टेम्बर 16 के बीच में साल 2019 की बात है, तब भी लगभग 8 ड्रोन को पकड़ा गया था। तो इस प्रकार से ड्रोन बार बार यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से आते हुए नजर आए हैं। उसके बाद जून 20 2020 की बात है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने भी यहाँ पर एक जो जासूसी वाला ड्रोन था उसको शूट डाउन किया था कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। उसी प्रकार से फिर सितंबर 19 2020 में फिर से यहाँ पर इसी प्रकार से क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, जो कि लश्कर टेररिस्ट बेस्ड यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर लोग थे जिनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया था, जिन्होंने यहाँ पर कुछ वेपन्स वगैरह रिसीव करे थे ड्रोन्स के माध्यम से। उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से 22 सितंबर 2020 के अंदर फिर से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि ड्रोन्स का अटैक होता है। तो जो ड्रोन्स है बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अपने आप में कंसर्न है ये काफ़ी बड़ा। तो इसको टैकल करने के लिए आज के टाइम पर हमारी सरकार काम कर रही है। ये जो पिक्चर है इसके अंदर मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर, ये खासकर ये वाले एरियाज़ है जो आप मैप देख पाओगे ना, इस मैप में खासकर ये वाले एरियाज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रोन्स देखे गए, और पीछे ही आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इनके थ्रू पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर ये ड्रोन से इस एक तरीके से इंडिया को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत बहुत ज़बरदस्त है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, स्पेस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। हैदराबाद बेस्ड रॉकेट मैन एम फॉर द स्टार्स करके यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है। इसका मतलब क्या है, अभी एक हमारे पास प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी, जिसका नाम है स्काई रूट ने एक यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंजन को डेवलप कर लिया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। और बेसिकली यहाँ पर ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये हमारे पास था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी ने इसको डेवलप किया है। और आपको मालूम होगा पिछले
साल ही हम लोगों ने प्राइवेट कंपनीज़ का इंक्लूजन ऐड कर लिया था कि प्राइवेट कंपनीज़ भी यहाँ पर भारत के साथ थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं, इसरो के साथ मिलकर यहाँ पर आगे बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी प्राइवेट कंपनी के थ्रू जो स्काई रूट है उन्होंने क्या करा, एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को डेवलप कर लिया है जिसका नाम है धवन 1। अब इस इंजन को आगे रॉकेट के अंदर डालकर डेफिनेटली यहाँ पर रॉकेट को परफॉर्म किया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरकार ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ये जो इंजन है इसको हम लोग 3D प्रिंटिंग से बना पाए हैं, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर जितने टाइम में बनना चाहिए उससे कम टाइम में यहाँ पर, उससे कम समय में यहाँ पर ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। आने वाले टाइम पर यही जो कंपनी है वो विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 करके यहाँ पर बहुत सारे और भी क्रायोजेनिक रॉकेट्स को छोड़ने वाली है। तो इन्हीं रॉकेट्स के अंदर इस क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पहले से थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट कंपनीज ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, आपको मालूम होगा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। हम लोग रशिया से पहले परचेज कर रहे थे, काफ़ी लेट आई है हमारे पास टेक्नोलॉजी, वो लगभग 2007 वाद के आसपास आई है, मे बी, मुझे थोड़ा करेक्ट नहीं हूँ मैं, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोग रशिया से ले रहे थे इस टेक्नोलॉजी को, लेकिन रशिया ने यूएस के दबाव में आकर वो टेक्नोलॉजी हम लोग को दिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पता है वो नंबी नारायण वाला केस जो इसरो जासूसी कांड है वो हो चुका था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी काफ़ी लेट आई है, लेकिन क्या है अभी फिलहाल प्राइवेट कंपनी ने इसको डेवलप किया, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर बताया गया कौन कौन से लोग थे जो कि जिन्होंने मिलकर काम किया है। तो यहाँ पर 2 को फाउंडर हैं, एक है सी पवन कुमार IIT खड़गपुर 2012 के बैच के हैं, वो दूसरे हैं नागा भारत, ये IIT मद्रास 2012 के बैच के हैं। इन्होंने मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम किया। और जो विक्रम 1 है बेसिकली इसके अंदर इस पूरे जो बेसिकली यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन है इसको डालकर विक्रम 1 को लॉन्च किया जाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे आखिरकार ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रोपेलेंट्स होते हैं जो कि रॉकेट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोपेलेंट क्या होते हैं, प्रोपेलेंट यहाँ पर केमिकल मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसको जलाया जाता है, और जिसको केमिकल मिक्सचर को जलाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर थर्स्ट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से रॉकेट अपनी स्पीड को पकड़ेगा, रॉकेट आगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ केमिकल मिक्सचर होता है, तो उसको हम लोग प्रोपेलेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर एक फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइजर होता है। फ्यूल मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ फ्यूल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, उस फ्यूल को जलाया जाएगा, लेकिन वो फ्यूल कब जलेगा, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं जलेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजर का मेन काम होता है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ऑक्सीडाइजर यहाँ पर बेसिकली एक एजेंट है जो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और यहाँ पर फ्यूल के साथ मिलता है। देखो ऑब्वियसली आपको पता होगा जब तक हवा नहीं होगी तब तक आग नहीं जलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा। तो जहाँ पर फ्यूल है, फ्यूल के साथ ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, उसके बाद वहाँ पर थ्रस्ट बनता है, और एक तरीके से उसको जलाने के बाद, फ्यूल और ऑक्सीजन को जलाने के बाद हमारे पास जो एनर्जी मिल रही है, थर्स्ट मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रॉकेट आगे भाग रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर इसके अंदर प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर क्या है, इसी के अंदर क्रायोजेनिक मेथड आता है। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट क्या होता है, अब क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट के अंदर हम लोग हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, मान लो आपको मैं एक रॉकेट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उसके बेसिस पर हम लोग समझेंगे। ये हमने GSLV Mark 3 रॉकेट का स्ट्रक्चर लिया। ये रॉकेट है, इसके नीचे आप देख पाओगे नीचे बूस्टर्स लगे पड़े हैं जिसकी वजह से रॉकेट चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे लिक्विड, ये बेसिकली लिक्विड स्टेज का विकास इंजन लगा पड़ा है। ऊपर यहाँ पर ये वाला जो इंजन है बेसिकली क्रायोजेनिक स्टेज है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं रॉकेट के अंदर, ये वाली जो स्टेज है बेसिकली कौन सी है, क्रायोजेनिक स्टेज है। यहीं पर ये पूरा प्रोसीजर होगा, क्रायोजेनिक इंजन यहाँ पर लगा हुआ होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और एक तरीके से ऑक्सीजन इसका यूज़ करेगा। अब ये जो इंजन है बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों ने जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टोर कर रखा होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मान लो यहाँ पर आपको समझना होगा, मान लो ये टैंकर है। ठीक है, ये जो टैंकर है इसके अंदर आपको एक तरफ से गैस भरनी है। ठीक है, एक टैंकर ये है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोग, बस खाली थोड़ा सा ध्यान देना। एक टैंकर ये है और एक टैंकर यहाँ पर दूसरा वाला ये है। ठीक है, ये 2 टैंकर हैं। अब इसके अंदर हमने गैस भरी है और दूसरे वाले के अंदर लिक्विड भरी है, तो गैस ज़्यादा आएगी या लिक्विड ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हो। हम लोग लिक्विड को थोड़ा ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, गैस को हम लोग थोड़ा सा कम स्टोर करके रख सकते हैं, और गैस यूज़ भी ज़्यादा होगी, लिक्विड थोड़ा सा कम यूज़ होगा, कम स्पीड से यूज़ होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब क्या होगा कि इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो हमारा बेसिकली ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर हमें इसको लिक्विड फॉर्म में डेवलप करना है तो हमें बहुत ज़्यादा माइनस डिग्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस डिग्री में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर सूटेबल रेट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे हाइड्रोजन के लिए जो सूटेबल रेट है -253 डिग्री सेल्सियस है, और ऑक्सीजन के लिए सूटेबल रेट यहाँ पर -183 डिग्री सेल्सियस का बताया गया है। तो इतना यहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, लिक्विड में डेवलप हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे जाएंगे तो जम जाएगा।
ठीक है। अब इससे नीचे जाएंगे तो भाई और ठंडा हो जाएगा और ये जम जाएगा। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसका मेन पता है काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि इस लेवल पर मेंटेन रखना कि वो लिक्विड के अंदर ही बरकरार रहे, वो जमे ना। ठीक है, तो इतना ठंडा कर दें, ठंडा होने के बाद भी हम लोग उसको एक लिक्विड फॉर्म में डेवलप रखें, उसको जमने ना दें। वही टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन होते हैं, बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार के रॉकेट इंजन होते हैं जो कि क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन और यहाँ पर जो लिक्विड एक तरीके से हाइड्रोजन है बेसिकली वो देखने को मिलेगा, और उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे उसको जलाते हैं, उसके जलाने के बाद एनर्जी मिलती है, जिसकी मदद से आप कह सकते हो कि हमारा रॉकेट आगे चलता है। ठीक है, ये आप देख पाओगे लिक्विड ऑक्सीजन हुआ, लिक्विड हाइड्रोजन हुआ, लिक्विड ऑक्सीजन हुआ, इसको मिलाएंगे। ठीक है, अलग अलग टैंकर है। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पर ये दोनों आएगा, दोनों कंबशन चैम्बर में आएगा और कंबशन चैम्बर में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद थर्स्ट निकलेगा, थर्स्ट निकले के बाद यहाँ पर ये हमारा रॉकेट चलेगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू, जो कि जिसका नाम है स्काईरूट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, एक एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। इंडोनेशिया के अंदर एक वॉल्केनो है जो कि इरप्ट होता हुआ नजर आया। वॉल्केनो फटा है जिसकी वजह से लगभग 14 लोगों की जान गई है और 11 गाँव को नुकसान पहुंचा है। काफ़ी ज़्यादा जो पुल वगैरह हैं वो भी डैमेज हुए हैं। इस प्रकार का आप देख पाओगे ये इंसिडेंट देखने को मिला। ठीक है, लगभग 1300 लोगों को यहाँ से बचाया गया। उनको मॉस्क के अंदर, स्कूल्स के अंदर, हॉल्स के अंदर यहाँ पर एक तरीके से उनको रखा गया है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ठीक है, गांव से लोगों को निकाला गया। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर कौन सा वॉल्केनो है, तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया के अंदर माउंट सेमुरू। ठीक है, जो माउंट सेमुरू है यहाँ पर यही वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ये वॉल्केनो फटा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। और ये बेसिकली यहाँ पर ये जो वॉल्केनो है ये इंडोनेशिया के आइलैंड ऑफ जावा पर देखने को मिलेगा। और इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे वॉल्केनो इरप्शन होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खतरनाक है जिसकी वजह से इतना बुरा हाल हुआ है, लोगों की जान गई है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया। उसी प्रकार से आगे की कहानी बनाई गई है कि बताई गई है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर क्या क्या डैमेज हुआ है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आखिरकार ये जो वॉल्केनो इरप्शन है ये कैसे होता है इसको हमें समझना होगा। ये आर्टिकल हमारा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर आज ज्योग्राफी का जो साइक्लोन टर्म है उसको खत्म किया, देन उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया का जो वॉल्केनो है इसके बारे में बात करेंगे। तो खासकर जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कुछ इस प्रकार से आपको ये वॉल्केनो नजर आते हैं। इस वॉल्केनो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ऐश क्लाउड आपको दिख रहा होगा, उसके बाद वेंट आपको नज़र आएगा, लावा नज़र आएगा, क्रेटर, स्किल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आती हैं। ये सब आपको ये वॉल्केनो की लेबलिंग यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, लेकिन क्या है ये सब यहाँ पर इरप्ट कैसे हो रहा है, जब नीचे से मैग्मा आ रहा है। नीचे से जो मैग्मा है जब वॉल्केनो के अंदर है, अर्थ क्रस्ट के अंदर आपको ये मैग्मा मिलेगा, ये लावा मिलेगा। जब ये अंदर है तो ये मैग्मा कहलाएगा, जब ये बाहर निकलेगा तो ये लावा कहलाएगा। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर ये जो वॉल्केनो के हैं, ये जो वॉल्केनो इनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे कि एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो, एक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब यहाँ पर इसका जो मैग्मा चैम्बर होता है ना, जिसके अंदर जो यहाँ पर लावा है, बेसिकली जो मैग्मा भरा हुआ है ये बिल्कुल एक्टिव होता है। या एक्टिव होता है मतलब कि कभी भी फूट सकता है, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी भी इरप्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो उन्हीं को ही बोलते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो कौन से होते हैं, जिनका जो मैग्मा चैम्बर होता है वो धीरे धीरे भरता है और बहुत लंबे समय बाद, बहुत सालों बाद यहाँ पर ये इरप्ट होता है। ठीक है, बहुत समय लग जाता है इनको इरप्ट होते होते। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मतलब इनका जो चैम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर, वो इनएक्टिव होता है। इस साइड में आपको मैग्मा नहीं मिलता। इन वाले वॉल्केनोज के अंदर मैग्मा नहीं है तो ये कभी भी जिंदगी में फटेंगे नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आई होप आपको वॉल्केनोज की 3 स्टेजेस को समझ में आ चुका है इनके बारे में कि एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो आखिरकार क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद क्या है, अभी हम बात करें तो वॉल्केनो जो एक तरीके से हम देख पाते हैं इसके इरप्शन का पीछे का रीज़न क्या है। नीचे से काफ़ी हद तक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, नीचे से बहुत सारा प्रेशर लगता है और उसी मैग्मा के प्रेशर की वजह से आप कह सकते हो यहाँ पर ये हम लोग को ये जो वॉल्केनो है ये इरप्ट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ट्रेमेंडस प्रेशर के रिजल्ट की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो इस प्रकार से ये इरप्ट होता हुआ नजर आता है। तो इसके बारे में क्लियर हो चुका है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस प्रकार से वॉल्केनो देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे कि
रिंग ऑफ फायर वाला रीजन हो गया, रिंग ऑफ फायर मतलब इंडोनेशिया, ठीक है, साउथ अमेरिका, ये सारा वाला जो रीजन हो गया ना, यही सारे वाले जो रीजन है बेसिकली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, बहुत सारे वॉल्केनो भी पाए जाते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो अपने आप में मूव कर रही हैं, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में कभी कॉन्वर्जेंस होता है, आपस में आती हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स में कभी डाइवर्जेंस होता है, पीछे जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अर्थक्वेक बनता है, भूकंप भी आते हैं, और भूकंप की वजह से भी हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे वॉल्केनोज यहाँ पर फटते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल के ऊपर। तो आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बिजनेस सेक्शन है वो नहीं आया, क्योंकि मंडे में जो बिजनेस सेक्शन है वो नहीं पोस्ट होता है, तो मतलब इकोनॉमी के जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन है, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा जो कि पढ़ने लायक हो। डायरेक्टली चलेंगे हम लोग। आजकल पता है क्या हो रहा है, द हिंदू न्यूज़पेपर में एक पेपर आ रहा है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का। यहाँ पर एक आर्टिकल ज़बरदस्त है, यहाँ पर एक्सप्लेन, एक तरीके से एक्सप्लेनर है यह, द हिंदू का कुछ नया इनिशिएटिव द हिंदू ने स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा आर्टिकल ये लिखा हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पर दुनिया भर में हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस चल रही है। इसके अंदर आप देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बना रही हैं। तो डिस्कस करेंगे व्हाट आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आज के टाइम पर क्या हालात हैं इसके, कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। तो अभी क्या हुआ है, हमने देखा अपना रशिया ने एक तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन, इसकी टेस्टिंग करी। उसके बाद चाइना ने भी अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करी है। यूएस यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर लगा पड़ा है, लेकिन जो चाइना का एक तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग थी वो काफ़ी हद तक फेलियर हुई है, मतलब अपने टारगेट से काफ़ी दूर जाकर हिट हुआ था। तो इस प्रकार की चीज़ देखने को मिली है। तो आज के टाइम पर यूएस के पास भी आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। क्या भारत के पास है? भारत भी बिल्कुल यहाँ पर इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार काम कर रहा है। डीआरडीओ हमारा लगातार काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया आज के टाइम पर डेवलप कर रहा है इंडिजीनियस डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का पार्ट होने वाला है इसी प्रोग्राम का। अब क्या होता है, ध्यान रखना, इस हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर हम लोग एक इंजन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्क्रैमजेट इंजन। तो हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं, आखिरकार ये स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, क्योंकि ये आर्टिकल अभी 2-4 दिन पहले आया था। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर क्या इंजन इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने बताया भी था, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लगभग मतलब 20-25 से ज़्यादा कमेंट्स ऐसे देखने को मिले जिन्होंने यहाँ पर ये बोला कि सर आप बता दो हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, हम लोग नए हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल आज आ चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग जान सकते हो इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ नए नए जुड़ते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से मुझे चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी लोग पढ़ चुके होते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ लिया करो, थोड़ा सा मतलब 2-4 मिनट स्किप कर दिया करो, तो आगे की कहानी आप लोग सुन लिया करो, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाल ही में यहाँ पर चाइना ने अपना खुद का एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट किया था, रशिया ने टेस्ट किया, ठीक है। अब यूएस के पास भी टेक्नोलॉजी है, इंडिया भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहा है। तो आखिरकार ये है क्या, इसको हमें समझना होगा। देखो हाइपरसोनिक जो ये वर्ड है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हाइपरसोनिक का मतलब है बहुत तेज, बहुत स्पीड से भागना। इनफैक्ट जो साउंड की स्पीड होती है, मतलब जो ध्वनि की स्पीड होती है, जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसा आपने बोला दूसरे व्यक्ति को सुनाई दिया, कितनी देर में, जरी सी देर में सुनाई दे गया। लेकिन क्या होता है, इस साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती है हाइपरसोनिक की स्पीड, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल कौन से होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन तो ये मेंशन करना ही करना है जब भी क्वेश्चन आएगा कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं उनकी स्पीड्स आर, आप कह सकते हो कि जो साउंड की स्पीड है उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। देन उसके बाद और क्या बताया गया, अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल है बेसिकली इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हमारे पास 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एक होता है टर्बोजेट, एक होता है रामजेट और एक होता है स्क्रैमजेट। मैं स्क्रैमजेट के साथ साथ 3 को क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम है। होता क्या है, मिसाइल के अंदर जो हवा है, जो वातावरण की हवा है, उसी का इस्तेमाल करके मिसाइल को उड़ाया जा रहा है, ठीक है। उसी का इस्तेमाल करके क्या है, हवा का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग जो मिसाइल है उसकी स्पीड को इतनी तेज़ी से बढ़ा पा रहे हैं, उस स्पीड से यहाँ पर मिसाइल चल रहा है, ठीक है। ये हवा का क्या यूज़ होता है ये भी आप लोग को समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, तो बिल्कुल इंडिया के अंदर भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, डीआरडीओ हमारा काम कर रहा है, हम लोग काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर आज के टाइम पर काम कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर एग्जैक्टली हाइपरसोनिक की टेस्टिंग जल्दी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अभी तक आपने बताया नहीं कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हाइपर मत हो, वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 3 टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानना है। एक होता है टर्बोजेट, एक होता है रामजेट और एक होता है स्क्रैमजेट। जो एरोप्लेन होता है ना,
ठीक है, एरोप्लेन आप लोगों ने देखा होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्या है, उसके अंदर टर्बोजेट का इस्तेमाल होता है, खासकर जो टर्बोफैन होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको टर्बोजेट समझाऊंगा, टर्बोजेट समझाने के बाद अपने आप ही रामजेट स्क्रैमजेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस एयरप्लेन के बारे में। आपको एयरप्लेन नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ पर एक तरीके से आप देख पाओगे इसके बूस्टर लगे पड़े हैं, मतलब कि ये जो बेसिकली क्या है, ये टर्बो जेट्स लगे पड़े हैं। जो एयरप्लेन है, अगर एयरप्लेन के अंदर से ये जो पोर्शन है इसको निकाल दे, इन जेट्स को निकाल दे, तो एयरप्लेन यहाँ पर एक सिर्फ ढांचा सा नज़र आएगा, यह बेकार है, फिर किसी काम का नहीं है। जो ये पूरा का पूरा ये बड़ा सा स्ट्रक्चर उड़ रहा है, ये किसकी मदद से उड़ रहा है, इन्हीं दोनों जेट की मदद से उड़ रहा है। तो इस प्रकार से जेट नज़र आता है, आप लोग देख पाओगे। इसके अंदर बाहर से एक फ़ैन लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है, ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये पंखा घूमेगा, बाहर की हवा को बहुत तेज़ी से खींचेगा और उसी हवा को अंदर यहाँ पर कंबस्शन चैम्बर से एक तरीके से यूज़ किया जाएगा और फिर उसके बाद यही हवा पीछे से निकलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, हवा बहुत तेज़ी से खींचता है। इनफैक्ट यहाँ पर इतनी तेज़ी से इस हवा को ये खींचता है कि अगर इसके सामने कोई भी सामान आ जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा सामान आ जाए, उसको भी अपने अंदर खींच लेगा। तो इतनी तेज़ी से यहाँ पर इसकी पावर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हवा को बहुत तेज़ी से खींचेगा और पीछे से छोड़ेगा, तो क्या होगा, इसी की वजह से यहाँ पर एयरप्लेन हमारा आगे बढ़ता है। तो आप देख पाओगे एयरप्लेन कैसे उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हवा को बहुत तेज़ी से खींच रहा है और इसी हवा को पीछे से वो और भी तेज़ी से छोड़ रहा है। अगर आप लोग एक एग्जाम्पल लो बलून का, एक गुब्बारा हो गया, आपने यहाँ पर एक बलून ये देखा। ठीक है, अब इस बलून के अंदर आपने हवा भरी, हवा भरने के बाद इस बलून को दबा दो, दबाने के बाद छोड़ो तो क्या है, नीचे से पीछे से हवा निकलेगी इसकी और ये बलून आगे की साइड भागेगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पर इस एरोप्लेन के अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली जो ये टर्बोजेट है, इसके अंदर ये हवा का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग एयर प्रोपल्शन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता क्या है अंदर से, ये हमें समझाओ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एयरप्लेन के अंदर आपको ये टर्बोफैन बेसिकली देखने को मिलेगा। इसके अंदर इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जेट है ना, इसका सिस्टम अंदर से इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक पंखा है, एक टर्बो फैन लगा पड़ा, एक पंखा, एक फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, ये पंखा घूमेगा, हवा को खींचेगा, ये जो हवा है ये इसके अंदर एंटर करेगी। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करने के बाद जो 90% हवा है वो यहाँ पर इस प्रकार से बाहर से निकल जाएगी। ठीक है, 90% हवा यहाँ पर ऐसे निकल जाएगी और पीछे से निकलेगी। लेकिन 10% हवा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अंदर, किसको जलाने के लिए, फ्यूल को जलाने के लिए। जैसे भी हमने समझा था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में, जब भी हम लोग को यहाँ पर फ्यूल जलाना है तो ये बेसिकली हवा की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हम लोग को हवा की ज़रूरत, जो 10% हवा है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कंबस्शन चैम्बर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हवा है 90% ऊपर से निकल गई, 10% इसके अंदर आई हवा। अब जब हवा अंदर की साइड आएगी तो यहाँ पर कंबस्शन चैम्बर लगा पड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक टरबाइन लगा पड़ा है। अब क्या होगा, टरबाइन का क्या रोल है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, जो एक तरीके से तेल है और हवा है उसका इस्तेमाल करेंगे। फ्यूल जलाने के बाद हम लोग इस टरबाइन को घुमाने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये टरबाइन नहीं घूमेगा तब तक ये पंखा नहीं चलेगा, जब तक ये पंखा नहीं चलेगा तब तक ये हवा को अपने अंदर खींचेगा नहीं, तो प्लेन उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो टरबाइन को चलाने के लिए, इस टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को जनरेट करना पड़ेगा। और इसी को घुमाने के लिए एक नोजल लगी पड़ी होती है। नोजल जो है यहाँ पर वो तेल जो फ्यूल होता है उसको छिड़कता है और यहाँ पर हवा मिल गई हम लोग को। एक स्पार्कल लगा हुआ होता है जो कि हम लोग को स्पार्किंग को प्रोवाइड करवाता है। हमारे पास अब क्या है, यहाँ पर स्पार्किंग भी हो गई, फ्यूल भी हो गया, ऑक्सीजन यानी जो हवा है हमने यहाँ पर हवा का भी यूज़ किया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये फ्यूल को जलाया जाएगा। फ्यूल जलने की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी उसकी मदद से यहाँ पर आप देख पाओगे ये सब कुछ काम कंबस्शन चैम्बर के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से टरबाइन घूमना चालू करेगा। टरबाइन घूमेगा तो ये पंखा घूमेगा। तो आप कहोगे ऐसा क्यों, टरबाइन घूमेगा तो पंखा क्यों घूमेगा? इसलिए ऐसा है क्योंकि ये दोनों एक रॉड से कनेक्टेड हैं। उस रॉड को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, इस रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट। आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टरबाइन घूमेगा, रॉड घूमेगी, पंखा घूमेगा, यह प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हवा एंटर करेगी, एंटर करने के बाद यहाँ पर इसी प्रकार से प्रोसेस चलेगा। हवा यहाँ पर एक तरीके से प्रेशर बनाएगी और प्रेशर बनने के बाद आप कह सकते हो इस प्रकार से पीछे से हवा निकलेगी और उससे हमारा जो प्लेन है वो आगे की साइड भागेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे से सिंपल शब्दों में। तो ये टर्बो फैन का डायग्राम है, ऊपर टर्बो जेट का डायग्राम देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम ही डायग्राम आपको ये देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तो हमने सुना है ये, मतलब सुना क्या, हम लोगों ने देख लिया कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, लेकिन अभी तो हम मिसाइल की बात कर रहे थे, तो अब हम मिसाइल पर भी आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया मिसाइल के अंदर स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एरोप्लेन से इस मिसाइल की जो स्पीड है वो कहीं गुना ज़्यादा, मतलब कहीं गुना ज़्यादा तेज़ है ना। इस स्पीड से एरोप्लेन चलने लगा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे तो एरोप्लेन के अंदर टर्बो जेट का इस्तेमाल करते हैं, मिसाइल के अंदर हम लोग राम जेट या फिर स्क्रैम जेट का इस्तेमाल करते हैं।
अब हम लोग इसके बीच का डिफरेंस समझते हैं। आपने इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक टर्बोफैन लगा पड़ा है, पीछे टरबाइन लगा पड़ा है। इसकी मदद से हम लोग का ये जो शाफ्ट है ये घूमेगा, पंखा चलेगा, हवा खींचेगा पीछे की साइड, यहाँ पर हवा प्रेशर क्रिएट होगा, पर हवा के बाद साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो पीछे से हवा निकलेगी, उसके बाद एरोप्लेन चलेगा। ये यहाँ पर प्रोसेस हुआ टर्बोजेट का। लेकिन जब हम रामजेट की बात करते हैं तो इसके अंदर एक बदलाव देखने को मिल रहा होगा। बदलाव क्या है, इसका बीच का जो आप देख पाओगे रॉड है, बेसिकली यहाँ पर बीच वाली जो रॉड है, इसका जो आगे जो साइज़ है बीच वाली रॉड का, वो कितना ज़्यादा लेंदी, मतलब कितना ज़्यादा मोटा हैवी साइज़ देखने को मिलेगा, है ना। तो उसके बाद जो ये आपको रामजेट टेक्नोलॉजी के अंदर ये देखने को मिलेगा, इसका जो रॉड का साइज़ है वो आगे से कितना पतला है ना, कितना पतला साइज़ है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पतला साइज़ है तो हवा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रही है। एक सेकंड यार, माइक गिर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या है, यहाँ पर ये जो तरीके से पतला है, ये ऊपर से जगह थोड़ी सी ज़्यादा खुली हुई है, ये स्पेस ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख पाओगे स्पेस कम है। यहाँ पर जो एयर है वो कम क्वांटिटी में यूज़ हो रही है, यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रही है, ज़्यादा क्वांटिटी में एयर यूज़ हो रही है, प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहा है, बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है। और उससे की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा आप देख पाओगे स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी में क्या किया गया, स्क्रैम जेट के अंदर ये जो रॉड है इसको और पतला कर दिया गया। आप देख पाओगे आगे से इसको और ज़्यादा पतला कर दिया गया। अब इसको और पतला करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो बेसिकली एयर है वो और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होगी। अब यहाँ पर और ज़्यादा यूज़ होगी, उसके बाद यहाँ पर प्रेशर बनाने के लिए आप देख पाओगे इस एरिया को और ज़्यादा पतला कर दिया गया। यहाँ पर बहुत चौड़े चौड़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पर प्रेशर जो क्रिएट होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो इसको और थोड़ा सा पतला कर दिया गया है। प्रेशर बनेगा, हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगी, आगे की साइड यहाँ पर हमारा मिसाइल भागेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कंप्रेशन, कंबस्शन, एक्सपेंशन, ये तीन चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, अब ज़िंदगी भर इसको भूलोगे नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। तो नेक्स्ट डायरेक्टली चलेंगे एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। सबसे पहला एडिटोरियल आप देख पाओगे इस पेज पर सारे आर्टिकल बेकार हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में चर्चा हो रही है, अगेन वेरिएंट के बारे में चर्चा हो रही है, तो इनको आप लोग स्किप कर सकते हो बहुत आराम से। एक आर्टिकल यहाँ पर है, इसके बारे में कभी और डिस्कस करूंगा क्योंकि काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में कभी और डिस्कस करूँगा, हो सकता है इस अब की बार वाला आने वाले संडे में डिस्कस करूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा कि इस प्रकार के आर्टिकल अगर इन फ्यूचर भी आते हैं तो वो बिल्कुल वहीं पर ख़त्म हो जाएँ, जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वहीं पर सीमित रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कुछ चीज़ों को लेकर आने वाला हूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस आर्टिकल के रिवेट करना, इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को थोड़ा सा नहीं समझाया। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में चर्चा हुई है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देख पाओगे किस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ग्रो होती हुई नजर आई है भारत के अंदर, कौन सा मूवमेंट इस्तेमाल किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो शुरुआत है वो जर्मनी से हुई थी, सबसे पहली बात हम लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उनका हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट करना होगा। हम लोग डायरेक्टली अपने आज के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को कवर करने वाले हैं, ये हैं, क्योंकि बचते ये दो एडिटोरियल हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल बात करता है एमिरेती वुमेन के बारे में। एमिरेती वुमेन मतलब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, वुमेन के अंदर प्रोग्रेस काफ़ी हद तक देखने को मिला है। यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने वुमेन को काफ़ी ऊंचा रखा है, काफ़ी हर सेक्टर में वुमेन को काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो इसके बारे में यहाँ पर जो ऑथर हैं ये तारीफ़ करते हैं। प्लस ये सारी चीज़ें चर्चा कब हो रही हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, यूएई ने अपना एक तरीके से गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। जो गोल्डन जुबली है उसको सेलिब्रेट किया। उस बेसिस पर क्या हुआ है, यूएई ने एक जेंडर इक्वालिटी को लेकर मैसेज दिया पूरे दुनिया भर में। और वो जेंडर इक्वालिटी को लेकर मैसेज क्या है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ बताया गया अभी जब गोल्डन जुबली यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से मनाई, उसके बाद यूएई ने एक अलग से काम किया है, बहुत अलग से काम करता हुआ नजर आया है, मतलब दुनिया भर की कंट्री से बिल्कुल अलग काम करके दिखाया है। और इसी 50वीं एनिवर्सरी पर जो यूएई के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, डॉक्टर अहमद अल बन्ना इनका नाम है, इन्होंने यहाँ पर रिवील किया कि पिछले सप्ताह की बात है कि जो इनके एम्बेसी है उसके एम्बेसी के अंदर 50% से ज़्यादा वेमेन है। मतलब इनका जो एम्बेसी का स्टाफ है इसके अंदर 50% से ज़्यादा वेमेन है। तो बार बार यहाँ पर इसी का डिस्कशन होगा कि इनके यहाँ पर हर एक जो पोर्शन है वहाँ पर वेमेन का जो दर्जा है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप देख पाओगे इनका जो एम्बेसी स्टाफ है 50% ज़्यादा वेमेन यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एम्बेसी की बात अलग रही, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर बोला गया दुनिया भर में जो जितने भी यूएई एम्बेसडर्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ सभी जगह पर आप कह सकते हो वेमेन का काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी एम्बेसीज़ के अंदर वेमेन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर बताया गया है। 30% तक यहाँ पर वेमेन को एक तरीके से वेमेन यहाँ पर एक तरीके से कंप्राइज करती हैं, इसके अंदर वेमेन को इंक्लूड किया गया है।
उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, आज के टाइम पर आप देख पाओगे यूएई का जो कैबिनेट है वहाँ पर भी बहुत सारी वीमेन देखने को मिलेगी। 30% तक जो यूएई का कैबिनेट है वहाँ पर भी वीमेन है। ठीक है, मतलब इस कैबिनेट के अंदर भी वेमेन यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उनका जो पार्ट नॉमिनेटेड पार्लियामेंट है वहाँ पर भी वेमेन आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी वेमेन्स को इन्होंने हर जगह पर इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर दूसरी जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर चीज़ों को सीख सकती हैं कि किस प्रकार से हम लोग वेमेन को आगे लेकर चल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें यूएई से सीखा जा सकता है। उसके बाद 1 जनवरी 2022 से यूएई अपना आप कह सकते हो बिगिन करने वाला है 2 ईयर इलेक्टेड टर्म। और यहाँ पर क्या होगा, आप कह सकते हो पहली बार ऐसा हम लोग देख पाएंगे कि जो वेमेन पार्लियामेंट एक तरीके से जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव है वो ये सारा काम एक वेमेन के थ्रू करने वाले हैं, और वेमेन का नाम है लाना नुसेबा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, जो अब एक तरीके से यूएई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर बिल्कुल 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर में भारत भी है। तो अभी क्या होगा, 1 जनवरी 2022 के अंदर यूएई अपना 2 साल का टर्म स्टार्ट करने वाला है, जहाँ पर यूएनएससी के अंदर एक तरीके से वेमेन रिप्रेजेंट करने वाली है यूएई को। तो आप कह सकते हो यहाँ पर फिर से हम देख पा रहे हैं कि यूएई ने वेमेन को आगे रखा है। उसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्सपो 2020 दुबई का जो ये इवेंट है, यहाँ पर भी आप देख पाओगे ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है वेमेन के थ्रू। ठीक है, एक तरीके से मिनिस्टर हैं, कंट्रीज वेमेन मिनिस्टर हैं रीम अल हैशमा। ठीक है, तो आप देख पाओगे इस प्रकार से इन्होंने वेमेन का रोल रखा है सब जगह पर आगे की साइड। उसके बाद यहाँ पर बताया यूएई आज के टाइम पर एक यंग कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री भी है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर लगभग जो एक वीमेन ग्रेजुएट हुई है लगभग 40 साल पहले। आप कह सकते हो वीमेन ग्रेजुएट जो हुआ है पहली जो वीमेन ग्रेजुएट हुई है यूएई के अंदर वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 40 साल पहले ग्रेजुएशन देखने को मिला है, ये हम लोगों ने देखा। और उसी के हिसाब से जब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक तरीके से महिला का नाम आता है जिनका नाम है शेख फ़ातिमा बिन्त मुबारक। इनको मदर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। तो इंडिया के जो रिलेशन बेसिकली यूएई के साथ काफ़ी अच्छे हैं शुरू से ही अगर हम बात करें, और इसी के बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर इन्हीं शेख फ़ातिमा को बुलाया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर ये इंडिया नहीं आ पाई, पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए। उसके बाद बताया गया कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेंडर इक्वालिटी का। मैन को एक आपने ऊपर रखा है तो साथ ही साथ वेमेन का भी एक तरीके से जो रोल है वो हर चीज़ के अंदर बढ़ा दो, ये यूएई से सीखा जा सकता है। कनाडा ने रिसेंटली क्या किया है, अभी एक इंडियन गर्ल को पुट डाउन किया है कहाँ पर, हायर कमिश्नर के अंदर, मतलब हायर कमिश्नर की पोस्ट पर एक दिन के लिए कनाडा ने यहाँ पर एक इंडियन गर्ल को रखा था। उसके बाद और भी बहुत सारी एम्बेसीज हायर कमिश्नर्स आप देख पाओगे। ठीक है, फंडिंग प्रोग्राम्स आज के टाइम पर देख पाओगे, यहाँ सभी जगह पर वेमेन्स को काफ़ी हद तक रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, वेमेन्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूएई सबसे टॉप पर है। यूएई के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, यूएई ने सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया है वेमेन को, तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया। उसके बाद आगे से क्या बताया गया, इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया गया कि भारत और यूएई के रिलेशंस किस प्रकार से हैं। ये मैं आप लोगों को कुछ अलग से चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आराम से आप लोग जिसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया और यूएई के जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो इनका जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। चाहे हम इनके कल्चरल टाइज़ की बात करें, इकोनॉमिक टाइज़ की बात करें, तो दोनों के रिलेशन हर पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो रिलेशनशिप है इनके, ये कब से स्टार्ट होना शुरू हुए थे, जो एच शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान इनका नाम है। ठीक है, रूलर रहे अबू धाबी के 1966 के अंदर, तभी से यहाँ पर आप कह सकते हो रिलेशन काफ़ी अच्छे से बढ़ते रहे थे। ठीक है, जब यहाँ पर ये रूलर आए तभी से यहाँ पर जो रिलेशन है यूएई और इंडिया के वो लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आए लगभग 1966 के बाद से। अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में। तो अगस्त 2019 की बात है, यूएई ने यहाँ पर एक अवार्ड दिया है, जायद मेडल जो अवार्ड है यहाँ पर यूएई का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूएई के साथ हमने एक लॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन रखा। उसके बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने यूएई को विजिट किया था अगस्त 2015 में, भी एक नई शुरुआत करी थी और हमने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था। हम लोग व्यापार को लेकर चर्चा कर रहे थे, तब से व्यापार काफ़ी बढ़ता हुआ नजर भी आया। उसके बाद जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ये इंडिया विजिट करे कब, फरवरी 2016 के अंदर, तब भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ। बायलैटरल रिलेशन को किस प्रकार से अच्छा रखा जा सकता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको लेकर डिस्कशन हुआ। किस प्रकार से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसका डिस्कशन हुआ। तो मतलब कंट्रीज़ आपस में अच्छे से कॉपरेट कर रही हैं, हर साल कॉपरेट करती हुई नज़र आ रही हैं, ये हम लोग को नज़र आ रहा है।
उसके बाद कमर्शियल रिलेशंस के बारे में बात करें, ट्रेड यानी व्यापार के बारे में बात करें, तो इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो लगभग 59 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो क्या है कि भारत आज के टाइम पर एक थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपको देखने को मिलेगा यूएई का। लेकिन साल 2019-20 का डेटा है ये, साल 2019-20 के अंदर भारत एक थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था यूएई के साथ, ठीक है। पहला चाइना, दूसरा यूएस, देन उसके बाद तीसरा यहाँ पर यूएई नजर आया। फिर उसके बाद यूएई आज के टाइम पर आप देख पाओगे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी देखने को मिला। भारत ने बहुत कुछ एक्सपोर्ट किया, यूएई ने भी बहुत सारा एक्सपोर्ट किया है। तो देखो कंट्रीज़ के बीच में ऑब्वियसली बहुत सारा जो सामान है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंडिया का एक तरीके से जो मेजर एक्सपोर्ट है, इंडिया फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट करता है, मशीन को एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ज्वेलरीज जो हो गई, ठीक है, टेक्सटाइल्स हो गया, कपड़ा जो हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग मशीनरी प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल्स हो गया, इन सब चीज़ों को भारत एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर भारत इंपोर्ट क्या करता है, मतलब यूएई से हम लोग लेते क्या क्या है, तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, सभी लोगों को मालूम है कच्चा तेल काफ़ी खुद कुछ खरीदा जाता है। उसका कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद पेट्रोल डीजल के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। क्रूड ऑयल के बाद पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, प्रीशियस मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल्स, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स हो गए। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग क्या करते हैं, यूएई से इंपोर्ट करते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो आज के टाइम पर यूएई के अंदर बहुत सारे भारतीय लोग रहते हुए नजर आएंगे। 2.6 मिलियन के आसपास कम्युनिटी आज के टाइम पर आप देख पाओगे यूएई के अंदर नजर आएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, यूएई जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर अरब नेशंस के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि भारत के ही है, ये आपको क्लियर होना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो यहाँ मैंगो के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मतलब कि क्या है, हमने देखा कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना, जो शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान है, ठीक है, एक तरीके से इनके बाद ही मतलब जब ये रूलर बने तभी से आप देख पाओगे इंडिया और यूएई के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ते हुए नजर आए। तो यहाँ पर इनको मैंगोज़ ऑफर करे गए थे। जब ये भारत के अंदर आए तो मैंगो डिश प्रोवाइड करवाई गई, मैंगो पसंद आया। उसके बाद जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, इनको मैंगोज़ प्रोवाइड करवाया। जब ये गई थी कहाँ पर, अबू धाबी की विजिट पर गई थी, तो ये बहुत सारे जो मैंगो के कार्टन है वो लेके गई थी एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो मैंगो का ये बहुत बड़ा रोल है। हमने यहाँ पर यूएई को एक तरीके से बहुत सारा मैंगो भी एक्सपोर्ट वगैरह भी किया हुआ है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर उसका जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है, यहाँ पर ये जब प्रेसिडेंट बने इंडिया के 2002 के अंदर, ये भी यहाँ पर यूएई ट्रैवल करे और यहाँ पर आप कह सकते हो इनका पहला फॉरेन विजिट था ये। और इन्होंने यहाँ पर एक स्पीच दी थी अबू धाबी के मेंस कॉलेज में, और यहाँ पर काफ़ी कुछ टेली एजुकेशन के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया, जो कि एक तरीके से बाद में एक फेवरेट इनिशिएटिव बनता हुआ नजर आया। दुनिया भर में यहाँ पर उस स्पीच के बारे में चर्चा हुई, ठीक है। तो आप देख पाओगे, तो आज के टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारा एक तरीके से जो रिलेशन है इंडिया और यूएई का वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूएई ने सेलिब्रेट किया अपनी गोल्डन जुबली, और इंडिया के जो रिलेशन है डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, यूएई के साथ काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। गल्फ नेशन में अगर हम बात करें तो यूएई हमारा एक अच्छा पार्टनर है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। जो नेक्स्ट एडिटोरियल, लास्ट एडिटोरियल, यहाँ पर ये बात करता है आज के टाइम पर हम लोग को आंगनवाड़ी को वापस से रीओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं आंगनवाड़ी सही से अपना जो रोल है बेसिकली वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। आंगनवाड़ी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, ये जो बेसिकली आंगनवाड़ी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार के थ्रू चलाई जाने वाली स्कीम है। इसको इंप्लीमेंट करती है राज्य सरकार, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यहाँ पर जो गाँव के बच्चे होते हैं उनको एक तरीके से केयर प्रोवाइड करवाई जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। ये आंगनवाड़ी जो पूरा प्रोसेस है इसकी शुरुआत हमारी सरकार ने करी थी कब, 1975 में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पास एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, मतलब कि जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, उसके विकास के ऊपर काम किया जाए, और बच्चा एक तरीके से जो भूखमरी से लड़ रहा है, ठीक है, उसको एक तरीके से यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। चाइल्ड हंगर हो गया है, या बच्चा कुपोषण का शिकार है तो यहाँ पर उसको मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन से बाहर निकाला जाए। तो इस प्रकार की चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। इसकी शुरुआत 1975 में हो चुकी थी। आंगनवाड़ी सेंटर का मेन काम है 6 सर्विसेज को देना। वो 6 सर्विस कौन कौन सी हैं? एक न्यूट्रिशन देने का काम करना, अच्छा खाना देना, प्री स्कूल देना, मतलब स्कूल जाने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, खाना वाना कैसे खाते हैं, किस प्रकार से बिहेव किया जाता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन और रेफरल सर्विसेज, ये कुछ सर्विसेज जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन काफ़ी बड़ा यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से जो आंगनवाड़ी हैं ये आज के टाइम पर धीरे धीरे रीओपन हो रहे हैं, लेकिन आपको बहुत तेज़ी से खोलना पड़ेगा। आंगनवाड़ी सेंटर आज के टाइम पर काफ़ी हद तक मतलब बंद से देखते हुए नजर आए।
उसके बाद जो कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनिंग मतलब धीरे धीरे होती हुई नजर आएगी। ठीक है, आंगनवाड़ी ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों के विकास के लिए यहाँ पर ये काम करता है। आंगनवाड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी लोगों के लिए। ठीक है, हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, लो इनकम फैमिलीज को सपोर्ट करता है। यहाँ पर क्या होगा, उनके बच्चों को चाइल्ड केयर प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनको एक अच्छी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है, तो आज के टाइम पर क्या है, दुनिया भर का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये, जहाँ पर 88 मिलियन बच्चे हैं 0 से लेकर 6 साल के भारत के अंदर, वो आपको यहाँ पर कवर करे गए हैं इस पूरे आंगनवाड़ी सिस्टम के अंदर। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन क्या है, हम लोग को इसको वापस से रीओपन करना पड़ेगा। आज के टाइम पर क्या है, इसके फंक्शंस वगैरह काफ़ी हद तक लिमिटेड हो चुके हैं। तो सर्वे आया है आईडी इनसाइट के थ्रू। इस सर्वे ने बताया 5 स्टेट्स के अंदर ये सर्वे कंडक्ट किया गया नवंबर 2018 और नवंबर 2019 के बीच में। इन्होंने बताया जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो एक तरीके से प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जो फैमिलीज हैं उनके लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन के तौर पर काम किया है, बहुत सारे बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर यह काम किया गया है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, एक तरीके से NFHS 5 वाला जो डेटा है 2019-20 के अंदर ये बताता है 15% से भी कम 5 साल से, जो एक तरीके से 15% से भी कम जो 5 साल के बच्चे हैं उन्होंने अटेंड किया है प्री प्राइमरी स्कूल्स को। मतलब जो अटेंडेंस है काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन अब क्या है, हम लोग को इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी का एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या है, हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा जोर नहीं दे पा रहे हैं इसके ऊपर, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यंगर चिल्ड्रंस को आंगनवाड़ी इसमें भेजा जा रहा है, इससे यहाँ पर काफ़ी हद तक टाइम बचता है। प्लस उसके बाद आप कह सकते हो बच्चा कुछ ना कुछ डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीखता हुआ नजर आता है, ये हम लोग देख पाते हैं। और आज के टाइम पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप लोग को मालूम होगा साल 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसने तो यहाँ पर इसके बारे में अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि जो आंगनवाड़ी है इसके अंदर भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो स्कूल में जाने से पहले यहाँ पर आप कह सकते हो आंगनवाड़ी के अंदर आप देख पाओगे बच्चे एस्टेब्लिश्ड होते हुए नजर आएंगे। तो हम लोग देख पाते हैं, हमने देखा कि कितना अच्छा काम है आंगनवाड़ी का, लेकिन फिर भी क्या है, आज के टाइम पर ये आंगनवाड़ी पूरी तरह से आप देख पाओगे काम करना बंद कर चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पर एक तरीके से हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और एक तरीके से हम लोग को ये आंगनवाड़ी वापस से रीओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की काफ़ी कमी देखने को मिलती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर अनहाइजीनिक वाली चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब गंदगी वगैरह ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग टैकल कर सकते हैं, जिन मतलब आप कह सकते हो जो लूप होल है, वहाँ पर कमियाँ हैं, उन कमियों को पूरा करने के बाद हम लोग उस पूरे सेक्टर को एक बहुत बेहतरीन सेक्टर बना सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो जो आंगनवाड़ी है इसको रीओपन करना, एक तरीके से इसको प्रायोरिटाइज के ऊपर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम स्टडीज़ की बात करें, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आप देख पाओगे बच्चे हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम लोग को एक इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। और ये आंगनवाड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे कि बच्चे का डेवलपमेंट। प्लस यहाँ पर क्या हुआ, जो उनके अंदर स्टंटिंग देखने को मिल रही है, यानी कि जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, उनकी एज के हिसाब से उनका वेट बहुत कम है, उनके एज के हिसाब से उनकी हाइट बहुत कम है। ठीक है, अब क्या है, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पर यह आंगनवाड़ी काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो जो बहुत सारे स्टेट्स हैं ये बेसिकली यहाँ पर उनको इम्प्रूव करना चाहिए, उनको ये थोड़ा सा प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए, ये बताया गया है। तो आंगनवाड़ी को बेसिकली मतलब इसी के बारे में चर्चा हुई कि भाई यहाँ से बहुत कुछ फ़ायदा निकल सकता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर रखें और इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखें। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स को पूरी तरह से ध्यान देना है कि आंगनवाड़ी को यहाँ पर और मजबूत किया जा सके। यहाँ पर आप कह सकते हो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर चल सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं, और भी बहुत सारा रोल प्रोवाइड करवा सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एकमात्र सॉल्यूशन एट द लास्ट यहाँ पर ऑथर ने क्या दिया है, अगर हमें आंगनवाड़ी को इम्प्रूव करना है तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, नए नए इन्वेंशंस की ज़रूरत है, नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पर हम लोग आंगनवाड़ी को रिवाइव कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है ना। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।